हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। और बच्चों, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है तो आप इस बुक से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इंडियन पॉलिटी। और हम आज इसका चैप्टर 1 करेंगे विच इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, जो पार्ट 1 है वो है कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858। एंड जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। ओके, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में एज अ ट्रेडर्स आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। और उन्हें व्यापार करने के लिए अंडर द चार्टर जो उन्हें ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, उसकी हेल्प से वो लोग इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। देन इन 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, कहाँ के दीवानी राइट्स उन्हें मिले? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अब देखिए, अगर उनको दीवानी राइट्स मिल गए, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स मिल गए, तो यहाँ से उनका करियर स्टार्ट हो गया। किसका करियर? टेरिटोरियल पावर का। ठीक है, अब 1858 में उन्होंने क्या किया? आफ्टर दी वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अपने हाथ में ले ली गवर्नेंस की। ओके, एंड इन on 15th August 1947 we got independence and 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। ओके, अब देखिए फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी पॉलिटी कहीं ना कहीं उनके जो रूट्स हैं वो कहाँ से हैं? ब्रिटिश रूल से। And there were certain events in British rule that laid down the organization and functioning of government and administration in British India। ठीक है, जो भी इवेंट्स हुए ब्रिटिश रूल के दौरान, कहीं ना कहीं उनका एक, बोलते हैं ना, उनका रिलेशन है जो हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है ब्रिटिश इंडिया में। और इनको हम दो मेजर हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, विच इज मैंने आपको पहले ही बताया। पहला है कंपनी रूल जो कि था 1773 से 1858 एंड सेकंड वन इज क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। ओके, तो जो हमारा पहला एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, इसमें क्या था? इसकी बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। देखिए क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहला स्टेप था जिसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स थे उनको कंट्रोल कर लिया गया, उन पे उनको रेगुलेट कर लिया गया। देन रिकॉग्निशन मिली किन्हें? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी थे उन्हें एक रिकॉग्निशन मिल गई। देन फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, फाउंडेशन ले डाउन किया गया किसका? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, अब देखिए इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला कि गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। हु वाज द, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए क्या हुआ कि अब इनके लिए, इनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की। देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज, इनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, ये दोनों जो गवर्नर थे बॉम्बे के एंड मद्रास के, इनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा के अंदर 1774 के अंदर। क्या कंपोजिशन थी? एक चीफ जस्टिस थे एंड बाकी 3 अदर जजेस। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स ऑफ पेजेंट्स फ्रॉम नेटिव्स। ठीक है, मना कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया सर्वेंट्स जो भी थे, काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि आपने किसी भी तरीके से प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होना, किसी भी तरीके की कोई ब्राइब, घूस या कोई तोहफे नहीं लेने अपने नेटिव से। ओके, स्ट्रेंथन्ड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी।
court of directors governing body of company to report on revenue, civil and military affairs। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और जो भी रेवेन्यू मैटर्स थे, सिविल मैटर्स थे, उनको क्या करना था, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी देनी थी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये सारे हमने इसके फीचर्स थे किसके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। ओके, देन आया हमारा सेकेंड एक्ट विच इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, ये एक्ट बेसिकली आया क्योंकि जो भी डिफेक्ट्स थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, और इसको क्या एक और नाम से बुलाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके फीचर्स क्या है। इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। ओके, और जो भी काम हमारे जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी करेंगे या गवर्नर जनरल की काउंसिल करेगी, वो अपने काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आ रहे थे वो लोग। देन रेवेन्यू मैटर्स को भी बाहर कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उससे। देन सुप्रीम कोर्ट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। ठीक है, देन कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स, की जो हिंदूज थे वो उनको हिंदूज लॉ के अकॉर्डिंग और फैसला सुनाया जाएगा, एंड मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन अपील जो भी थी प्रोविंशियल कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाकर कहाँ लेके जाई जाएगी, गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ओके, और गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर कर दिया गया कि वो रेगुलेशंस को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, कौन से रेगुलेशंस को, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के रेगुलेशंस को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसको एम्पावर किया गया, गवर्नर जनरल काउंसिल को। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Our next act is पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देखिए अब इस एक्ट में क्या हुआ कि जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेंगे, क्या मैनेज करने वाले थे, कमर्शियल अफेयर्स। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि न्यू बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज करने वाली थी, पॉलिटिकल अफेयर्स को। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो सुपरवाइज करने वाले थे डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, जो भी डायरेक्ट जो भी ऑपरेशंस थे सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट के, जो भी रेवेन्यूज थे कहाँ के, ब्रिटिश पोजेशंस के। ठीक है, उनके। एंड ये एक्ट दो रीजंस की वजह से सिग्निफिकेंट था। सबसे पहला, कंपनीज टेरिटरीज, ठीक है, कंपनीज टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में कंपनी के अफेयर्स का, और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी थी इंडिया की उसका जो टोटल कंट्रोल था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now our next act is Act of 1786। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या हुआ, इन 1786 जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो क्या बने, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कीजिएगा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इनकी दो डिमांड्स थी। सबसे पहला, पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, कि जो भी डिसीजन उनकी काउंसिल सुनाएगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल सुनाएगी, उनको वो ओवरराइड कर सकते थे, ये पावर उनको दी जाएगी, उनकी डिमांड थी। और जो दूसरा, उनको कमांडर इन चीफ बुलाया जाए। और ये एक्ट इनैक्ट हो गया, इनकी जो ये दो डिमांड्स थी उनको मान लिया गया। ओके, नेक्स्ट हमारे चार्टर्स एक्ट की सीरीज अब स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, ये पहला चार्टर एक्ट था। इसमें क्या हुआ, एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर टू फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ओवरराइडिंग पावर की डिमांड रखी थी जो इनैक्ट हो चुकी थी, उसको क्या बोला गया कि इसको एक्सटेंड कर दो, जो भी फ्यूचर हमारे गवर्नर जनरल होंगे या गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज के, उनको भी दी जाएगी पावर। नाउ गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अब इनको ज्यादा पावर मिल चुकी। ठीक है, यहाँ पे ओवर गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, जो भी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी हमारी, कौन सी, बॉम्बे एंड मद्रास की, इनके ऊपर इनको ज्यादा पावर और कंट्रोल मिल चुका था। और जो ट्रेड मोनोपोली थी,
ठीक है, वो भी आने वाले 20 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी गई। नाउ कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल अंटिल अनलेस ही वाज अपॉइंटेड। अब जो हमारे कमांडर इन चीफ जो थे वो तब तक काउंसिल के मेंबर नहीं बनेंगे जब तक उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ओके, कमांडर इन चीफ कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब वो तब तक काउंसिल के मेंबर नहीं बनेंगे जब तक उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। Now, members of Board of Control and their staff to be paid from Indian revenue। और जो भी members थे Board of Control की, उनका जो भी staff था उनको Indian revenue से पे किया जाएगा। Okay, I hope it is clear to you. Now next charter act is Charter Act of 1813। Okay, अब इसमें क्या किया गया? Abolish trade monopoly of company in India except टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की उसको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सिर्फ किस पे थी? टी पे, और जो भी चाइना के साथ व्यापार था उस पे। सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंट्रीज टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी को मेंटेन किया जाए कहाँ पे? जो भी इंडिया की टेरिटरीज हैं वहां पे। एंड अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया फॉर एनलाइटनिंग द पीपल। ठीक है, पहले जो लोग ये सोचते थे कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे कि अगर क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगी तो इससे लोग पीपल जो होंगे वो एनलाइटन होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, authorized local government to impose tax on person and could punish for not paying taxes। लोकल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप टैक्स इम्पोज कीजिए लोगों पे, और जो लोग नहीं पे करेंगे आप उनको पनिश कीजिए। ओके, ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। एंड नाउ वी हैव चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो इसमें क्या था? इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वेस्टेड हिम ऑल दी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। जो भी सिविल मिलिट्री पावर्स थी सब इनके हाथों में दे दी गई। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नाम याद रखना आप। इनके पास क्या था? पूरी एंटायर टेरिटरी का कंट्रोल चला गया। डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास फ्रॉम देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। और जो भी पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के हाथों में, वो उनसे छीन ली गई। नाउ एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके हाथों से भी लेके अब क्या हुआ कि जो भी एक्सक्लूसिव पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो किसके हाथों में थी? हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में, जो कि सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉज अंडर प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस। अब ये भी याद रखना है कि जो लॉज पहले बने थे, पहले के एक्ट्स में बने थे, उन्हें क्या बोला जाने लगा? रेगुलेशंस। एंड लॉज अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, ठीक है, कौन सा एक्ट? चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या बोले जाने लगा इनको? एक्ट्स। Ended activities of East India Company as a commercial body and it became an administrative body। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी से हटकर क्या बन चुकी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया held by trust for His Majesty, his heirs and successors। Competition for selection of civil servants did not debar India, but was negated after the opposition from Court of Directors। पहले क्या हुआ कि कंपटीशन रखा गया कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स को भी लेंगे। ठीक है, जो लोकल इंडियंस थे उनको भी लेंगे, लेकिन जब ऑपोजिशन आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, इसको वहीं पे बंद कर दिया गया। Okay, I hope it is clear to you. Now, the last act of charter series, which is Charter Act of 1853। अब इस एक्ट में फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। ठीक है, 6 न्यू मेंबर्स जिनको जो कि थे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स अपॉइंट किया गया, एंड एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसे एक और इसका नाम था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो कि एज अ मिनी पार्लियामेंट काम करने वाली थी और सेम प्रोसीजर्स को अपॉइंट किया जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो फॉलो कर रही थी। ओके, एंड ओपन कंपटीशन रखा गया किसके लिए? रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये इंडियंस के लिए भी था, एंड इसके लिए मकाली कमेटी अपॉइंट हुई, और मकाली कमेटी को दी कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस।
ठीक है, कब अपॉइंट हुई थी ये? 1854 के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओके, देन जो कंपनी का जो रूल था, देखिए इसमें क्या था कि इसमें कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं मेंशन था, तो एक ये क्लियर इंडिकेशन थी कि जब भी पार्लियामेंट का मन चाहे वो लोग इस रूल को टर्मिनेट कर सकते थे। ठीक है, क्लियर इंडिकेशन था। देन लोकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हुई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो हमारे 4 नए मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, सॉरी 6 न्यू मेंबर्स थे, उसमें से जो 4 मेंबर्स थे वो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट कहाँ से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, वहां से इनको अपॉइंट किया गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसके साथ जो हमारा जो कंपनी रूल था 1773 से, ठीक है, 1858 तक ये खत्म होता है। और आगे हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्राउन रूल को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी सजेशन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं हम आपसे आने वाली वीडियोस में।